दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए सेल का पार्ट 2 लेकर आया हूं और यहां पर हम आज आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप इससे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखने पे आपको और अच्छा और ही इंटरेस्टिंग मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने होगा। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। मैं हिंदी में इसको एक बार ट्रांसलेट कर देता हूं। जो तारकाय का कार्य होता है वो स्पिंडल फाइबर, वो कैसे फॉर्मेशन, वो किसका फॉर्मेशन करता है, वो क्या तारकाय का कार्य होता है। तो तारकाय का कार्य होता है बच्चे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, मैं आपको पहले सेंट्रोसोम का एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। पूरा सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है। किसी भी एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंटीरॉइड होते हैं। कितने सेंटीरॉइड होते हैं भाई? 2 सेंटीरॉइड होते हैं एक सेंट्रोसोम के अंदर। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला जो है ये एक सेंटीरॉइड और ये दूसरा सेंटीरॉइड है। और ये दोनों सेंटीरॉइड एक दूसरे से 90 डिग्री पर अलाइंड होते हैं। तो एक दूसरे के 90 डिग्री पर अलाइंड होते हैं। इसके अलावा ये जो दोनों सेंटीरॉइड होते हैं इसमें एक डॉटर सेंटीरॉइड होता है और एक मदर सेंटीरॉइड होता है। और इसमें से जो ट्यूब्यूल्स निकलती हैं इन्हें हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और जब ये चमकने लगती हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय इसी माइक्रो ट्यूब्यूल्स को एस्ट्रल रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रल किरणें कहा जाता है। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है टीजीटी में, पीजीटी में, इवन एसएससी सीजीएल ने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि एस्ट्रल रेस किससे संबंधित होती हैं। तो एस्ट्रल रेस सेल से संबंधित होती हैं जो कि सेंट्रोसोम के अंदर होता है। ठीक है ना। और सेंट्रोसोम को हिंदी में बच्चे तारकाय कहते हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। कब? जब सेल डिवीजन, जब कोशिका विखंडन होता है तब। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो तारकाय होता है सेंट्रोसोम, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। और सेंट्रोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चे? ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होता है। तो ये सारी चीजें थी हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच सेल ऑर्गन इन्वॉल्व इन द एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है? तो इसमें इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बच्चे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। एपोप्टोसिस का मतलब क्या है? एपोप्टोसिस का मतलब है जो सेल इंजर्ड हो गई हैं और जो पुरानी सेल हो गई हैं उनको हमारी बॉडी से कैसे फ्लश आउट कर देना, इसी पूरे प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं। जैसे एक नॉर्मल सेल है और सेल जब श्रिंकेज करता है, मतलब डेड होने की तरफ बढ़ रहा है, इसके बाद इसकी मेम्ब्रेन ब्लैबिंग हो जाएगी। मेम्ब्रेन ब्लैबिंग का मतलब मेम्ब्रेन सब फट जाती है, इसका जो पूरा साइटोप्लाज्म है वो आपस में मिक्स हो जाता है और फिर न्यूक्लियर कोलैप्स हो जाएगा। फिर इस तरीके से एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्म हो जाएगी। एपोप्टोटिक बॉडी का मतलब है कि नॉर्मल सेल कई पार्ट में जब टूट जाता है तो उसे एपोप्टोटिक कहा जाता है और इस तरीके से फ्लश आउट हो जाता है बॉडी से। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में कुछ चीजें समझते हैं। जैसे एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? एपोप्टोसिस रिमूव्स द सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब सेल का डेवलपमेंट होता है तो पुराने सेल को ये रिमूव करता है, इसका ये मतलब है। इट आल्सो एलिमिनेट द प्री कैंसरस एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल। जो प्री कैंसरस हैं और वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं उसका एलिमिनेट किया जाता है। Although successful cancer cell manage to escape apoptosis, so they can continue dividing. इसके बाद apoptosis जो है वो मेंटेन करता है, maintains the balance of cell in human body and it particularly importance in the immune system. तो ये इम्यून सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि बेकार सेल्स हमारी बॉडी में ना रहें और वो फ्लश आउट हो जाएं। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और समझ में आए तो लाइक करें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनिसिक प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। इंटरनिसिक प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? जो हमारी कोशिका की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। हिंदी में मैं बात करूं तो इसे अर्धपरागम्य झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटरनिसिक प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ रहता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल रहता है, सिमेट्री में नहीं होता है। तो ये मैंने आपके सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बताया है। तो इसमें इस तरीके से कई सारे प्रोटीन्स आप देख पा रहे होंगे कि जैसे एक ये जो ब्लू है ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है, इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है। फिर एक ये डॉटेड है तो ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और जो बीच में जो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये सारा जो अंदर की तरफ है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं और बीच में क्या है हमारे पास? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी होता है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं। तो
ऐसा कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता है इन प्रोटीन्स का, इसलिए इसका आंसर होगा एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ चीज़ें और जानते हैं इसके बारे में, जैसे कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, आर देयर नेम इम्प्लाइज द फर्मली एम्बेडेड विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है उसके अंदर ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम इंट्रिंसिक प्रोटीन दिया गया है कि ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है इसके अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, ये सारे एम्बेडेड हैं। ठीक है ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन एम्बेडेड हैं, जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसीलिए इसका नाम इंट्रिंसिक प्रोटीन दिया गया है। नेक्स्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऑल इंट्रिंसिक प्रोटीन कंटेन स्पेशल अमीनो एसिड सीक्वेंसेस जनरली अबाउट 20 to 24 अमीनो एसिड लॉन्ग। तो 20 से 24 अमीनो एसिड होते हैं इन इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर, जो कि एक्सटेंड रहते हैं इंटरनल रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आंतरिक रीजन में एक्सटेंडेड रहते हैं। इस वजह से इनका नाम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स रखा गया है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये ने क्वेश्चन उन बच्चों के लिए रखा है जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी बायो की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नेट में अगर आपका बायो सिलेबस है उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ से मैंने लिया है और इवन इस क्वेश्चन को मैंने यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम में देखा था। तो यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, तो ऐसे एग्जाम का कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता कि आपको 10th लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी, हाई लेवल की भी चीज़ें वहाँ से आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा मैंने काफ़ी इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको प्रोवाइड कराई है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो मैं पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं हर वीडियो की, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, वहां पे आपको पूरी पीडीएफ ही मिल जाएगी, हर वीडियो की पीडीएफ में शेयर कर देता हूं। तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन, सेलेक्ट फूड बॉर्न टॉक्सिन। सबसे पहले इस फूड बॉर्न टॉक्सिन को समझते हैं। फूड बॉर्न टॉक्सिन का मतलब ऐसे टॉक्सिक चीजें है ना, वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या कोई पैथोजन हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, जिससे फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या आती है। जैसे हमने कोई खाना खा लिया, उसमें वो बैक्टीरिया या पैथोजन प्रेजेंट है, तो उल्टी आ जाए, दस्त हो जाए, तो उसी को हम फूड पॉइजनिंग कह देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा फूड बॉर्न टॉक्सिन है? तो इसमें से फूड बॉर्न टॉक्सिन है बोटुलिनम टॉक्सिन है, बोटुलिनम टॉक्सिन ये फूड बॉर्न टॉक्सिन है, और एक बैक्टीरिया से होने वाला ये फूड बॉर्न टॉक्सिन है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आपको जो याद रखना है, ये सारे फूड बॉर्न टॉक्सिन है जो बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, पैरासाइट से होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो ये रेड कलर में जो नाम है, ये 5 नाम है रेड कलर में, तो इनको आप जरूर याद कर लें। सारे तो याद नहीं होंगे, लेकिन ये 5 नाम जरूर याद कर लें। जैसे कैमोफाइलोबैक्टर जैजुनी, एक है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, है ना, तो ये बैक्टीरिया का नाम है, ये टॉक्सिन नहीं है, बैक्टीरिया का नाम है, और इन्हीं बैक्टीरिया के नाम पे टॉक्सिन का नाम रख देता है। जैसे इसमें से फूड बॉर्न टॉक्सिन कौन सा है, तो मैंने क्या कहा, बोटुलिनम टॉक्सिन है, तो ये बोटुलिनम नाम कहाँ से आया, इस वाले बैक्टीरिया के नाम से आया, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, है ना, तो ये बोटुलिनम टॉक्सिन बन गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एस्केरिया कोलाई से ई कोलाई भी कहा जाता है। इसके बाद है साल्मोनेला सेप, है ना, साल्मोनेला सेप, ठीक है, नोरोवायरस। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आप सारा याद कर लें तो ये बेस्ट ही रहेगा, लेकिन ये 5 तो जरूर याद रखें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5। ठीक है, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि फूड बॉर्न टॉक्सिन क्या होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाते हैं ऐसे टॉक्सिक पदार्थ। तो मैं डेफिनेशन से भी आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये सारे फूड बॉर्न टॉक्सिन हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय पैथोजेंस इन्वॉल्व इन फूड बॉर्न डिसीज, है ना, दिस इज कॉल्ड द फूड बॉर्न टॉक्सिन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लें। और ये सारे फूड बॉर्न टॉक्सिन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे एक दो नाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। एक है कोलेरा टॉक्सिन, जो कि विब्रियो कोलेरे पैथोजन से होता है। ठीक है, विब्रियो कोलेरा। ठीक, इसके बाद है थर्मोलैबले टॉक्सिन। ठीक है, इसके बाद ई कोलाई है, ई कोलाई ये सारा, सीगा टॉक्सिन। ठीक है, ये बोटुलिनम टॉक्सिन जो मैंने पीछे आपको बताया था, ये बोटुलिनम टॉक्सिन ये। ठीक है, BTX शॉर्ट फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके एक जगह लिख लें और याद कर लें। 4-5 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी और कोई इतना हार्ड नहीं है याद करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम जो होता है उसके लिए कौन सा ये स्टेटमेंट सही है इन चारों में से? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम है उसके अंदर DNA तो होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, देयर हैव नो हिस्टोन। मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना बच्चे, वो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं। जो मोनेरा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब चीज़ों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। ये पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं। जैसे इनमें
अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो कई सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो डेवलप्ड कोशिकाएं होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम जो होता है उसमें डीएनए ही पाया जाता है, एक सिंगल डीएनए का स्ट्रैंड इसके अंदर होता है। आगे एक आध क्वेश्चन मैंने और डाला है प्रोकैरियोटिक के ऊपर, तो उसको भी वहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर डीएनए तो होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ये हिस्टोन का एक पूरा एक पर्टिकुलर डायग्राम है। ये जो एक स्फेरिकल आप देख रहे हैं, एक स्फेयर यहाँ पे देख रहे हैं H4, H3, H2B, ये एक स्फेयर जो है वो एक हिस्टोन प्रोटीन है, एक हिस्टोन प्रोटीन है। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है हिस्टोन का। तो यहाँ पर आप ये पूरा जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये पूरा जो देख पा रहे हैं, इसको हम न्यूक्लियोसोम बेड कहते हैं। न्यूक्लियोसोम बेड के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, 8 तो हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं। कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं। और साथ के साथ 146 बेस पेयर होता है डीएनए का, है ना। 146 बेस पेयर डीएनए होता है और 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसको आप याद रखना है। जैसे क्वेश्चन एक पीजीटी में मैंने देखा था, पीजीटी बायो में क्वेश्चन था कि 1 न्यूक्लियोसोम बेड कंटेन्स, ये क्वेश्चन था। तो इवन ये टीजीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। तो 1 न्यूक्लियोसोम जो बेड है उसके अंदर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं और 146 बेस पेयर होता है डीएनए का, 146 बेस पेयर डीएनए का होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कुछ चीजें और देखते हैं इसके बारे में, हिस्टोन के बारे में। हिस्टोन जो होते हैं आर हाईली बेसिक प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, याद रखना आपको, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियाई, है ना। तो जो यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये होते हैं और ये पैक होते हैं, that pack and order the DNA into structural molecules called nucleosome, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। ये इस तरीके से पैक्ड होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है ना। इस पूरे कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, एक स्फीयर को हिस्टोन कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके आगे पढ़ते हैं। हिस्टोन कॉम्पोजिशन आर लाइसिन एंड एग्रेगिन, है ना। तो हिस्टोन के अंदर 2 प्रकार के प्रोटीन और होते हैं, एक लाइसिन होता है और एक एग्रीनाइन होता है। तो ये 2 प्रोटीन और होते हैं। इसके बाद हिस्टोन आर द चीफ प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर होता है न्यूक्लियस के अंदर, है ना, उसके अंदर जो चीफ प्रोटीन कंपोनेंट है वो क्या है, वो हिस्टोन है। और जो कि एक्टिंग करता है एज स्पूल्स अराउंड द डीएनए वाइंड्स, डीएनए को वाइंड करने में, एंड प्लेइंग अ रोल इन जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोन। तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी नॉलेज यहाँ से देखने को मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक ये जो जेनोफोर न्यूक्लियोइड के अंदर क्या पाया जाता है। तो एक तो जो जेनोफोर है इसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड जो है हम इसको एक अनडेवलप्ड, अविकसित केंद्रक भी कह सकते हैं, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो जो जेनोफोर है या न्यूक्लियोइड है, एक ही बात है। तो इसके अंदर एक सिंगल डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। मतलब डीएनए का तो स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा कि ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसे डबल हेलिकल भी कह सकते हैं। लेकिन एक ही डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियोइड के अंदर, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे एक शेप आपके सामने दिख रही होगी यहाँ पर। तो ये एक सेल जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल है, ये वाला, और ये वाला जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, समझ गए। तो जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें आप प्रॉपर न्यूक्लियस देख रहे होंगे, है ना। ये सारा न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो ये प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है यहाँ पर। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियोइड होता है ना। एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, यहाँ पर एक ही डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए एक ही होता है। जबकि इसमें कई सारे डीएनए पाए जाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और प्रोकैरियोटिक सेल में एक और जो पार्ट है जो यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है ना, फ्लैजेलम, जो ये वाला पार्ट है, ये ब्लैक कलर की आपको ऐसे दिख रहा है ना। तो जो ये फ्लैगेलम है ये प्रोकैरियोटिक में आपको देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बच्चे। व्हाट डू प्रोकैरियोटिक सेल लैक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एब्सेंट होता है, क्या चीज़ें एब्सेंट होती हैं। तो बाकी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। बाकी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन सा पार्ट जो है वो नहीं रहता है। तो पर ऑक्सीजोम जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रहेगा। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेम्ब्रेन है और उसके अंदर, है ना, क्या पार्ट जो है वो एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो पर ऑक्सीजोम जो है वो एब्सेंट रहता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर,
ठीक है, तो हम परऑक्सीजोम के फंक्शंस की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो परऑक्सीजोम जो है एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। परऑक्सीजोम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीडेशन ऑफ स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल्स, है ना ये। लेकिन जब ये इसका ऑक्सीडेशन होता है, मैं एक अभी रिएक्शन आपको समझाऊंगा, पहले लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझा देता हूँ। दे आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड नॉन एज प्लाज्मोजेंस, है ना। तो जब ये लिपिड्स का बायोसिंथेसिस करता है तो उसमें जो चीज़ें बनती हैं वो प्लाज्मोजेंस कहलाता है। और परऑक्सीजोम के अंदर एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स को, जो कि नॉर्मली पाया जाता है किसमें, सेल के अंदर जो जिसमें फैटी एसिड और अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, तो इनका ऑक्सीडाइज करने में ये हेल्पफुल होते हैं एंजाइम। और जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल में किसके द्वारा निकलती है, तो परऑक्सीजोम के द्वारा निकलती है। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो टॉक्सिक इन नेचर होता है, सेल के लिए टॉक्सिक होता है। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि जो परऑक्सीजोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को चेंज कर देता है वाटर में और टॉक्सिसिटी को घटा देता है, कम कर देता है, ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइज ही कर देता है इस तरीके से। तो ये रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर कि जो H2O2 है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, और इसके अंदर जो एंजाइम कैटालेज होता है वो इसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है जिससे टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है। तो ये परऑक्सीजोम का एक पूरा एक फंक्शन है ना। तो जनरली ये ऑक्सीडेशन में काम आता है, लिपिड के और अमीनो एसिड वगैरह के ऑक्सीडेशन में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। सेल सेप इज अ, सेल सेप जो है वो कहाँ होता है, तो सेल सेप एक नॉन लिविंग कंटेंट है जो कि वैक्यूल के अंदर होता है, जो कोशिका का वैक्यूल है उसमें पाया जाता है ना। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो सेल सेप है ये प्लांट सेल के वैक्यूल्स में पाया जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं सेल सेप, ये एक सेल सेप है ये पूरा, क्योंकि प्लांट सेल का वैक्यूल बड़ा होता है और प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर की सतह पर एक नॉन लिविंग लेयर होती है, एक नॉन लिविंग लेयर होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट प्लांट सेल के वैक्यूल्स में पाया जाता है। ये जो TGT 2017 DSSB का पेपर था, है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि टोनोप्लास्ट की लेयर कहाँ पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेल सेप के बारे में हम कुछ चीज़ें और देखते हैं कि जो सेल सेप है वो एक वैक्यूल का नॉन लिविंग कंटेंट है, नॉन लिविंग कंटेंट। और सेल सेप इज अ फ्लूइड मैन्युफैक्चर्ड बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग प्लांट सेल है। तो जो लिविंग प्लांट सेल है उसमें ये पाया जाता है, लेकिन खुद ही नॉन लिविंग होता है, ये चीज़ याद रखनी है। सेल सेप कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड वेरियस सबस्टेंस दैट आर ऑफन्ड इन अ फॉर्म ऑफ कोलाइडल सस्पेंशन। तो कोलाइडल सस्पेंशन की तरह दिखाई देता है। ऑन एवरेज जो सेल सेप है हैज़ ट्वाइस विस्कोसिटी ऑफ वाटर। सेल सेप की जो तन्यता होती है वो वाटर से दुगनी होती है, ट्वाइस होती है, दुगनी होती है सेल सेप की जो तन्यता होती है वाटर से। और सेल सेप कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ को और ट्रिगर करता है सेल को। और जो प्लांट टिश्यू में इलास्टिसिटी है, उसके ऑर्गन में जो इलास्टिसिटी है वो भी सेल सेप की वजह से पॉसिबल हो पाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस था सेल सेप के ऊपर, जो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का। और अगर आपको वीडियो बच्चे पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहीं पर बच्चे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और इस तरह से मेरी और कोशिश होगी कि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक पर, डिफरेंट टॉपिक पर प्रोवाइड कराऊं। तो मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपको कंटेंट बेस्ट प्रोवाइड हो। नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपको जनरली अवॉइड करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैं ऐसी नॉलेज आपको दे सकूं जो क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाती है और जो किसी बुक में नहीं मिलता है, तो ऐसी नॉलेज देने का मेरा एक मेन मोटिव रहता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही एक मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं और एक बहुत ही अच्छा एक सीरीज़ लेकर आने वाला हूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो डिफरेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जैसे PGT का जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, PGT में अलग अलग बायोलॉजी है, आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। इसके अलावा SSC और रेलवे के जो बच्चे हैं उनके भी प्रीवियस ईयर सीरीज शुरू करूंगा मैं। साइंस का, मैथ के क्वेश्चन, पॉलिटी वगैरह, है ना। इस तरह से पूरा एक प्रीवियस ईयर का सेट उठा के हम उसको एनालाइज करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो 1-2 दिन में आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी और मैं जल्दी ही कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ फ़ोन में मेरे दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं और अभी लॉकडाउन है तो इसलिए वीडियो में देरी हो जाती है। फ़ोन में कुछ दिक्कत आ रही है, अभी फ़ोन कहीं रिपेयर भी नहीं करा सकते। तो देखते हैं जल्दी ही इस चीज़ को शॉर्ट आउट करके और वीडियो को रेगुलर करेंगे। तो कोशिश रहेगी आपको 2-3 वीडियो रोज़ आपको प्रोवाइड हो सके। तो तब तक के लिए घर पे रहिए। नमस्कार, थैंक यू।